हेलो एवरीवन, इट इज मी प्रेक्षा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस पर्टिकुलर धंधा इनफिल्टर्ड पॉडकास्ट एपिसोड में वी आर हैविंग द फाउंडर ऑफ हेवन सोलर मिस्टर नीरव सर। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं विद हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Yes, so hi Preksha. First of all, thank you for inviting. And yeah, so I'm Neerav, and my journey was started 7 years back. 19 साल की एज में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, हेवन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। एंड एट एवरी ईयर्स पासिंग, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, जैसे जैसे नई चीज़ें सीखते गए, उस हिसाब से हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आए। सो राइट नाउ वी आर हैविंग 9 कंपनीज, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में हमारी 3 फॉर्म है, एंड आईटी एंड सॉफ्टवेयर स्पेस में हमारी 3 फॉर्म है, एंड 2 फॉर्म इज़ इन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स जैकार्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड वी आर हैविंग वन डीलरशिप ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। आर केबल का हमारे पास डीलरशिप है सूरत के अंदर। सो या इट्स बीइंग अ वेरी ग्रेट जर्नी सो फार, एंड अभी तो सिर्फ 7 साल हुए, इसको बहुत आगे लेके जाना है। एंड सूरत से हमने स्टार्ट किया था, एंड अभी हम गुजरात के अंदर टॉप 4 सोलर कंपनीज के अंदर आते हैं। एंड या सो दैट इज अबाउट मी। दैट्स अमेजिंग, लाइक आपने 19 की एज पे स्टार्ट किया था एंड इट हैज बीन 7 इयर्स, दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो मतलब आपने 19, मतलब आप जब कॉलेज में थे उसके पहले या फिर उसी के टाइम पे स्टार्ट किया था? तो तब से लेकर अब तक की जर्नी आपकी कैसी थी, मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड? सो बेसिकली मैं कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में था और हमने कंपनी की शुरुआत की थी। मैंने मेरा कॉलेज कंप्लीट किया DDIT नडियाद से। ओके। एंड उसके अंदर बहुत छोटा शहर है और बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पे क्या था कि एक, और मैंने आईटी से कंप्लीट किया है मेरा ग्रेजुएशन। ओके। तो हमारे साथ और भी जो लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, उन लोगों का ये था या तो पढ़ाई करके बाहर जाना है या तो अच्छी कंपनीज में जॉब लेना है। हम्म। लेकिन पहले से एक दिमाग में था कि नहीं, अपने को एक बिजनेस करना है, किसी भी चीज़ का हो। और अगर एक बार मैं जॉब के इसमें चला गया तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है, फिर वहाँ से बाहर निकल के चालू करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। राइट। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ कि मेरे को जॉब नहीं करना है। आई आई गेव अप माई इंटर्नशिप एट इसरो। मैंने इसरो का इंटर्नशिप मेरे को मिल रहा था, बट आई चूज टू डू स्टार्टअप। एंड उसके अंदर मैंने अपनी ही खुद की कंपनी में मैंने इंटर्नशिप किया लास्ट सेमेस्टर में। एंड देन उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो हम कॉलेज के अंदर एक लर्निंग स्टार्टअप का एक चलाते थे। आज भी वो चल रहा है DDIT के अंदर, malgadi.co.in करके, हम्म। जिसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते थे, बुक्स प्रोवाइड करते थे, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो कॉलेजेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट रहता है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो किट रहता है, एंड फिर बुक्स रहती है एवरी सेमेस्टर्स की। फिर उसमें हमने फूड्स भी इंटीग्रेट किया था, क्योंकि छोटा शहर था, जो घर पे पीजी पे जो लोग रहते हैं उसको खाने के लिए दिक्कत होती थी, तो हम्म। उनका भी चीज़ हमने, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-2016 में ओके। हमने एक पूरा बनाया था। सारे रेस्टोरेंट, सारे जो पीजीज रहते हैं और जो घर पे पकाते हैं और खिलाते हैं बच्चों को, सो और होटल्स रहती है, ढाबा रहता है, उसके हम एवरी डे के मेनूज अपडेट करते थे कि आज अगर किसी को क्या खाना है उसके बेस पे वो मेनू देख के जा सकते थे। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैंने जैसे बताया, बुक्स का हम्म। था। यहाँ से हमने एंटरप्रेन्योरशिप सीखा। हमारा 10 लोगों का ग्रुप था। जो हम क्या करते थे कि ये हमने हर साल जो सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं उसको हम ट्रेन करते थे एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि बैक दैट टाइम DDIT के अंदर कोई एंटरप्रेन्योर सेल नहीं था। हम्म। तो वो हमने खुद से ही कॉन्सेप्ट देखा था कहीं पे कि IIT में ऐसा चीज़ें होती है, एंड हमको भी कुछ ऐसा करना था। तो हम हर साल नए नए लोगों को उसमें बुलाते थे, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे, उसको सिलेक्ट करते थे, और हम्म। 1 साल के लिए
उसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग से लेके आईटी भी हैंडल करना है, सेल्स भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, सारी चीज़ें जो कंपनी। एवरी टिपिकल बिजनेस के अंदर होती है। हम्म। और उसका हमने एक छोटा सा फीस रखा था कि 2,000 रुपये लेके आना है, 2,000 रुपये डालने हैं, और जब आप सीख के 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, नई टीम एक आएगी, हम्म। उस टाइम पे आपको अपना 2,000 रुपये लेके वापस जाना है। तो मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पे एक पूरा एक साल का एक लर्निंग। राइट, राइट। तो ये चीज वो आज भी चल रहा है। आज हम ओके। तो ग्रेजुएट हो गए उसका, समझो ना 7 साल 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो डीडीआईटी में आज भी वो चल रहा है, और इसी परंपरा से चल रहा है कि ओके। नेक्स्ट ईयर नई बैच आती है जो सीखती है एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, वो अच्छा एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है उससे। या एंड उसके बाद जब वेकेशंस रहता था, सो आई एम लिविंग सूरत, तो सूरत की सोसाइटीज़ में जा जाके हमने दवाइयाँ बेची है। तो ये भी मेरा एक सेल्स का एक्सपीरियंस था कि वो एक था कि कैसे सेल्स होता है। तो पहले से ही एक चीज़ रखी थी कि बिजनेस के अंदर रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ एक ही है, सेल्स। राइट, राइट। बाकी सब एक्सपेंसेस है, प्रोक्योरमेंट में एक्सपेंसेस है, ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस है, एचआर में एक्सपेंसेस है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जहाँ से रेवेन्यू आता है, वो है सेल्स। तो सेल्स पे फोकस करना है। तो राइट। धीरे धीरे वो एक्सपोजर लिया, और घर घर पे जाके अब दवाइयाँ मैं बेचता था, और उससे उससे अच्छा एक्सपोजर मिला मेरे को। एक मेरा डर वहाँ से निकल गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आप किसी भी छोटी चीज़ को भी अगर बेचने जाते हैं, हम्म। तो उसका एक्सपीरियंस लिया। एंड ओके। देन आई हैव स्टार्टेड सोलर एंड या, तो ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। ओके सर, आपने मेंशन किया आपने इसरो की इंटर्नशिप छोड़ दी थी। मतलब आज के टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है लाइक कॉलेज में ही जो ऐसे एस्पायर करता है इतनी बड़ी कंपनीज में इंटर्न करने का। तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने डिसीजन कैसे लिया था कि मुझे ये नहीं करना है, यही करना है, और आपने फिर माइंडसेट उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था, मतलब टू डिसाइड सो यही करना है? जैसे मैंने बताया ना परीक्षा की, पहले से ये दिमाग में था कि बिजनेस करना है। हम्म। एंड थर्ड ईयर के एंड में मैंने मन बना लिया था कि सोलर में कुछ करना है, सोलर का फ्यूचर आएगा। तो अभी तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोलर का मोदी जी ने 1 करोड़ घर पे सोलर लगाने का हाँ, ये किया बहुत है। तो अभी प्रमोट तो किया। बहुत सारा अवेयरनेस है, बहुत प्रमोट अभी हो रहा है, गवर्नमेंट की साइड से हो रहा है, और बड़े अच्छे बड़े प्लेयर्स इसके अंदर है सोलर इंडस्ट्री में। हम्म। तो अभी तो बूस्ट मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे 2016-17 के अंदर पूरे गुजरात में सिर्फ 70 कंपनीज थी। हम्म। तो मैंने बकायदा एवरी कंपनीज को कॉल किया है, उसका लिस्ट गवर्नमेंट एजेंसी पे मिल जाता है कि ये लोग हैं जो सोलर में काम करते हैं। हम्म। तो ये 70 कंपनीज को मैंने पर्सनली कॉल किया है कि आपके वहाँ पे मेरे को काम मिलेगा, क्या होता है आप मेरे को समझाओ सोलर। तो हम्म। वहाँ से मेरा एक ये हुआ, और ऐसा उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि सोलर में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसी में कुछ आगे करियर बनाना है। तो फिर उसी हिसाब से मैंने किया कि अगर मैं, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इंटर्नशिप करूँ, इंटर्नशिप सूरत में होगी तो मैं घर पे रहूँगा, बिजनेस 6 महीने जल्दी स्टार्ट कर सकता हूँ। हम्म। और दूसरा ऑप्शन था कि अगर मैं इंटर्नशिप करूँ, और मेरे को उस टाइम पे ये समझ में आया कि अगर मेरे को बिजनेस ही करना है, तो इंटर्नशिप करके फिर भी कोई मतलब नहीं है। राइट, बिकॉज एंड गोल तो बिजनेस है, राइट। हाँ, तो वो एक सीट भी वेस्ट हो जाती, क्योंकि हमारे कॉलेज से 4 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली इसरो थी। में, हाँ। या सो 4 में से अगर मैं वेस्ट कर देता सीट, तो एक दूसरा किसी स्टूडेंट को वो काम नहीं आती। तो उससे हम्म। मैंने बेटर है कि ये चूज़ किया। ओके। तो सर मतलब आपने मेंशन किया कि आपने कंपनीज को कॉल किया था वो इंटर्न करने के लिए लाइक सोलर डोमेन में। तो उस टाइम पे तो सोलर का उतना ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी भी नहीं होती थी, सोलर उतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। तो आपने तब ये कैसे सोचा कि आपको सोलर में ही जाना है? मतलब इतनी सारी इंडस्ट्री में से सिर्फ सोलर के साइड आपको फोकस करना है? सो वही था ना परीक्षा, जैसे उस टाइम पे मैंने थोड़ा आर एन डी किया कि बिजनेस करना है किस डोमेन में करना है। हुँ। तो बहुत मैंने तो मल्टीपल आइडियाज पे वर्क किया। मैंने एक पूरा वो बोलते हैं ना कि एवरी बिजनेस का मैं पूरा स्वॉट एनालिसिस करता था कि हुँ। क्या किस बिजनेस के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, कैसे हुँ। लोग हैं, फ्यूचर में कैसा रहेगा। उस हिसाब से पूरा एनालिसिस किया। तो मेरे पास मैंने 2-3 आइडिया शॉर्टलिस्ट किए थे। एक आइडिया था कि जैसे पीजी फॉर ओयो फॉर पीजी करके एक मेरा कॉन्सेप्ट था
हुँ, हुँ। कि जिसमें लोगों को अगर किसी और सिटी में जाते तो वहाँ पे पीजी फाइंड करने में दिक्कतें आती है। राइट, आई एम राइट। श्योर कि अभी तो ऐसे स्टार्टअप्स होंगे ही, बट उस टाइम पे ऐसा था कि ये ऐसा कुछ करना है, हुँ, तो उस टाइम पे वो उसके लिए मैंने बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे मैंने वर्कआउट किया था। हुँ, हुँ, फिर उसी टाइम पे मेरे पापा ने सजेस्ट किया था मेरे को कि ये सोलार का कुछ तू देखना, उसमें फ्यूचर आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। हुँ, तो वो मेरे पापा का आइडिया था कि ओके। ये इसमें तो आर&डी कर। फिर मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बाहर कैसा है, इंडिया में कैसा है, क्या अपॉर्चुनिटी, कैसी पॉलिसीज़ है हुँ, और क्या गवर्नमेंट्स के प्लान है। तो उसके बेसिस पे मैंने किया कि नहीं, इसमें तो करियर बन सकता है अच्छा खासा। तो ओ फिर मैंने सोलार चूज़ किया। ओके, तो तब आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? मीन्स ये आइडिया हो गया कि हमें सोलर की साइड में जाना है। तो आपने उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे किया था? मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था? आपने क्या किया जैसे कि क्लाइंट्स आए, दोनों साइड से आपने सप्लाई डिमांड देखा और फिर स्टार्ट किया? अच्छा, सो क्या था कि किसी भी कंपनी को अगर स्टार्ट करना है तो मेरा ये जनरल एडवाइस है कि आप नाम रख लो, लोगो बना लो, तो एक आपका स्टार्ट हो जाएगा। हुँ, उसके साथ एक इमोशन जुड़ जाता है ना एक बार कि हमने नाम बना लिया, वरना क्या होता है कि अगर ऐसे ही चालू किया, चला तो चला, नहीं चला तो चेंज कर दिया। हुँ, तो वो हमने सबसे पहले डोमेन लिया। जैसे ये मैंने बताया ना कि ओयो फॉर पीजी वाला जो कॉन्सेप्ट था, हाँ, उसके अंदर मैंने ये रखा था कि लोगों को, अगर वो पीजी में रहते तो उसको स्वर्ग जैसा फ़ील फील होना होना चाहिए। चाहिए। ओके, तो मैंने वो उसी हिसाब से नाम सोचा था कि हेवन स्टे जैसा रखेंगे, कि वो स्वर्ग ओके, स्वर्ग में रह रहे हैं ऐसा लगे उसको। फिर ओके। वहीं से तो नाम मैंने बोला कि अच्छा ही नाम है, तो फिर सोलर लगा के रिन्यूएबल करके पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, तो हम पृथ्वी को ही हेवन ही स्वर्ग बना बना रहे हैं। रहे हैं, सही बात है, हाँ, राइट। सो फिर वहाँ से हेवन नाम मिला। हुँ, फिर हुँ, हुँ, उसमें से हमने लोगो बनाया। ऐसा करते थे कि इनिशियली कहीं पे भी कुछ भी पैसा खर्च ना हो, ऐसी चीज़ें करनी है। जहाँ से फ्री लोगो मिल गया, वहाँ से लोगो उठा लिया। पूरा खुद से फ़ोटोशॉप सीखा, वेबसाइट बनाया। तो आईटी में था तो थोड़ा बहुत कोडिंग आता था, तो वो हुँ, हुँ, कर लिया। एंड ऑपरेशंस की बात है कि सोलार में फिर टेक्निकल नॉलेज कैसे गेन किया, तो मैंने सब लोगों को ये किया। नडियाद में 2-3 कंपनीज थी, उनको मैं मिला। और मैंने यहाँ पे लोगों को मिला, मैं अहमदाबाद में गया, वहाँ से लोगों को मिला। जिन जिन लोगों को मिलता था मैं ऐसा बोलता था, मेरे को आपके साथ काम करना है, आप मेरे को सिखाओ, हुँ, मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स ला के देता हूँ। ओके। तो उस टाइम पे तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था हुँ, कि हुँ, अगर आप प्रोजेक्ट ला के देते हैं तो आपको इतना कमीशन। तो ओके। मेरे 2 पार्टनर्स थे मेरे साथ, पीजी में ही रहते थे, केयूर राकोलिया और आकाश हिरपरा। तो ये हम तीनों ने मिलके पूरा किया वर्कआउट, और फिर एक टास्क लिस्ट बनाया कि और क्या-क्या चीज़ें करनी है। फिर हुँ, गूगल पे मिल जाता है चीज़ें, वहाँ से सीखा। हुँ, अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था, उस टाइम पे तो बहुत एक्सपेंसिव था, फिर भी आई चूज़ कि चलो उसको करते हैं तो जल्दी से अपने को नॉलेज आ जाए। हुँ, तो वहाँ पे हमने स्पेंड किया कि हुँ, जितना जल्दी बन सके उतना जल्दी सीख ले तो अपना क्विक स्टार्ट हो हो जाए। सकता है, राइट। तो वो वहाँ से सीखा, फिर सूरत मूव हो गए। और फिर वो फिर होता है ना कि एक बार आप इंडस्ट्री में कूद जाते हो, फिर वो इंडस्ट्री सिखा देती है आपको कि क्या-क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके। मतलब इनिशियली आपने प्रोजेक्ट्स लेके सीखा था और उसके बाद आपने खुद का स्टार्ट किया था। यस, यस। और उसमें भी एक तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुँ, जब मैंने स्टार्ट किया सूरत के अंदर, सबसे पहला, इसमें क्या होता है कि सोलार के अंदर 3 चीज़ें होती हुँ, हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी बोलते हैं। ओके। तो ईपीसी में इंजीनियरिंग जो पार्ट है, हुँ, वो तो अपने को सोलार का टेक्निकली ट्रेनिंग लिया था तो थोड़ा बहुत आता था कि छोटे प्रोजेक्ट्स अगर घर पे 3-4 किलोवाट लगाना है, 5 हुँ, किलोवाट लगाना है, तो उसका इंजीनियरिंग वर्क कर सकते थे कि किस हिसाब से लगाना है। अभी अभी के लिए तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ थी। राइट बिकॉज़ तब उतना अब पेनिट्रेशन नहीं था। उतना अवेयरनेस नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड भी वैसे आईटी का था, तो हुँ, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं था। हम 3 पार्टनर में से किसी का भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिक नहीं है। ओह! ओके। तो वो सीखा थोड़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आता है, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया था, और ऐसे ही सीखते गए, देखते गए। तो इंजीनियरिंग था, प्रोक्यूरमेंट में तो लगता है पैसा, हुँ, क्योंकि एक एक छोटे से घर पे भी उस टाइम पे अगर प्रोजेक्ट लगाते थे ना, तो 2-2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होता था। ओके। तो उतना इन्वेंटरी अगर मेरे को 5 घर का भी ऑर्डर आ जाता है तो 10 लाख रुपए तो कहाँ से लाए, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं था। हुँ, तो फिर हमने सबसे ईज़ी एंट्री था कंस्ट्रक्शन में, हुँ, हुँ, कि इंस्टॉलेशन का काम लेना है। किसी के पास प्रोजेक्ट है, उसने ही पैसा लगाया है, मेरे को वहाँ पे फिटिंग कर देना है उसको।
ओके, मतलब वो और अलग होता है रेसिडेंशियल से, मुझे डिफरेंस नहीं पता दोनों में। हाँ, सो रेजिडेंशियल कमर्शियल सब में क्या होता है कि जैसे पहले स्ट्रक्चर लगता है सिविल का, हुँ, उसके ऊपर पैनल्स लगती है और उसका वायरिंग होता है। हुँ, तो उस टाइम पे क्या था कि हम बहुत सारे सोलार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए थे। ओके, तो वहां से लोग मैसेज करते रहते थे कि अगर आप लोगों के पास काम है तो हमें दीजिए, हमारा इतना एक्सपीरियंस है। हुँ, ठीक है, तो हमें ये पता था कि कहीं से काम ढूंढ के लाएंगे, इनको आउटसोर्स कर देंगे, बीच में अपना थोड़ा बहुत बच जाएगा, हुँ, 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 एक स्टार्ट हो जाए, अपना एक राइट, कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाए। राइट, तो उसके लिए तो फिर हमें सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला मुंबई का। हुँ, और बहुत ही मतलब मिरेकल वाली चीज है कि 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट मिला। ओह! 200 किलोवाट 200 मतलब, किलोवाट्स, हाँ, डायरेक्टली 200 किलोवाट का। तो ओके, मतलब वो प्रोजेक्ट इटसेल्फ अप्रोक्स आप समझ लो कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हुँ, 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 उसमें पहला प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का, ओके, जिसमें हमें कुछ आई थिंक 6 लाख रुपए के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हुँ, हमने मुंबई की किसी एक कंपनी को आउटसोर्स किया, ओके, उसको हमने दिया 3 लाख रुपए। ठीक है, और हमारा सीधा मैथ्स कहता था कि अच्छा चलो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट में 3 लाख रुपए हमें मिलेंगे। हुँ, 3 लाख उसको आउटसोर्स कर दिया, उस बंदे ने हमें 6 लाख में प्रोजेक्ट दिया है। हुँ, हमें क्या करना है, मुंबई एक दो बार जाना होगा जब ऐसा कुछ ये रहेगा। और सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया काइंड ऑफ। ओके, और हमें यह था कि एक महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हम तो एकदम नाचने लगे कि एक महीने में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। प्रोजेक्ट, हाँ, राइट, हाँ, 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, यही चीज करनी है। क्यों अपने को ज्यादा हेडेक लेना है, यही चीज सही, करो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट फाइंड करो, ये कर लो। राइट, वो एक महीने चलने वाला था प्रोजेक्ट, हुँ, प्रेक्षा वो प्रोजेक्ट 6 महीने तक चला। उस प्रोजेक्ट में इतना हमने सीखा। हाँ, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ना, हमने 3 लाख रुपए में सब कॉन्ट्रैक्ट में आउटसोर्स किया। राइट, एवरी पॉइंट पे वो सब कॉन्ट्रैक्टर मेरा प्राइस बढ़ाता रहता था, और ऊपर से वो बंदा मेरे को पैसा नहीं देता था। ओह! उस प्रोजेक्ट में हम ऐसे फंस गए कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, हुँ, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और वो तो हो गया कंप्लीट, लेकिन उस प्रोजेक्ट में हमने 1 लाख रुपए का लॉस किया। हुँ, कहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट, हमने 4 लाख रुपए कैसे गवा दिए हमने। कि एवरी पॉइंट पे कुछ नया स्कोप आ जाता था, अनडिफाइंड था। हुँ, तो जो हमें जहाँ से प्रोजेक्ट मिला था, वो मेरे को बोल रहे थे कि नहीं ये तो होता ही है इसमें। और ओह! हम तो नए थे, हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ये चीजें भी काउंट करनी होती है, ये भी ओके, काउंट करनी होती है। तो हमने वो कम्युनिकेशन गैप वहां पे रह गया। हुँ, और सब कॉन्ट्रैक्टर एवरी पॉइंट पर प्राइस बढ़ा रहा है कि अभी अगर ये करना है तो इसका इतना एक्स्ट्रा लगेगा, इसका इतना एक्स्ट्रा लगेगा। हुँ, और मुंबई में किसी को जानते नहीं थे, तो हमें करना पड़ता था। फिर मॉनसून आ गया, तो मुंबई की बारिश तो ऑब्वियसली सब ऑडियंस को हाँ, भी पता होगा सब राइट, कि वो जब, तो मैं और मेरे पार्टनर्स लोग जाते थे, तो 5-5 6-6 दिन कोई भी काम नहीं होता था, वहीं बस ऐसे ही होटल में ठहर रहे, खर्चा चल रहा है और काम नहीं हो रहा है। हुँ, 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 बारिश की लेकिन वजह से डिले होता जा रहा हमारे है, वजह से राइट, डिले होता जाता था, जब भी डिले होता था तो सब कॉन्ट्रैक्टर अगेन बहाना बता के प्राइस बढ़ा देता था। हुँ, हुँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट से हमने सब कुछ सीख लिया सोलर का। ये 6 महीने में हमारा, जैसे हमारा दूसरा वेंचर, मैंने जैसे बताया कि सोलर में हमारे 3 वेंचर है। हुँ, उसमें से एक है डिजाइनिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का बिजनेस, हेवन डिजाइन करके। हुँ, तो उसमें हम दूसरी सोलर कंपनीज को इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम देते हैं, मतलब सर्विस देते हैं। तो वो हमने यहाँ से सीखा, ओके, क्योंकि वहां पे हमारे पास कहीं से ड्राइंग्स आए कि अच्छा 200 किलोवाट में तो ऐसे ड्राइंग्स भी बनाने होते हैं। ओके, जो मैं मतलब वो सारी इंजीनियरिंग, चीज़ें न्यू थी सीखने के लिए, राइट, हाँ, वो मैं जो इंजीनियरिंग मेंशन कर रहा था ना, हुँ, कि तो बड़े प्रोजेक्ट में तो बहुत एक्सटेंसिव इंजीनियरिंग लगता था। हुँ, हुँ, 2-3 किलोवाट का तो क्या बेसिक कैलकुलेशन कर लिए, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन उसमें तो एक अलग ही सीन था। हुँ, हुँ, तो वो इंडस्ट्री हमारे लिए नया था कि सोलर में ऐसा वो, और क्या था कि सर्विस इंडस्ट्री है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, आप काम करेंगे तो पैसा आता जाएगा, और खुद को ही काम करना है तो कुछ और एक्सपेंस है नहीं। राइट, तो वहां से हमें वो चीज मिली। लकीली आज के दिन पे हमारे पूरे इंडिया में 800 सोलर कंपनीज है जो हमारे क्लाइंट्स हैं। वाव! और हम 5 अलग अलग कंट्रीज के सोलर प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हुँ, हैं, यूके, जर्मनी, यूएस, और अलग अलग कंट्रीज से भी हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। इंडिया के भी काफ़ी अच्छे बड़े नाम आप सोलर कंपनीज में आप अगर कुछ भी देख रहे हो, तो वो हमारे क्लाइंट है। ओके, तो ये वहां से हमने सीखा। तो वो 1 लाख रुपए का लॉस नहीं था, वो एक लाख लर्निंग रुपए का इन्वेस्टमेंट था। लर्निंग थी, राइट, लर्निंग थी, वो लर्निंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट था। हुँ, और वहीं से चीजें सीखे, फिर धीरे धीरे सोलार में भी एक्सपीरियंस आता गया।
और गुजरात में नया टेंडर आया, उसमें हमने काम करना स्टार्ट किया। तो बस यही पूरा लर्निंग फेज़ था हमारे लिए। ओके। तो स्टार्टिंग में जो आपको वो एक प्रोजेक्ट मिला था, वो कैसे मिला था और आपने डिसाइड क्यों किया कि आपको ये आउटसोर्स करना है? मतलब अगर एज़ अ कंपनी मुझे किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो मैं फिर डायरेक्टली उन्हीं को ना दे दूँ जिनके वाया ये होने वाला है। तो वही आपके ना साथ वो प्रेक्षक, कैसे हुआ उस था? तो उसी टाइम पे ये चीज़ समझ में नहीं आई ना हमको, कि वो डायरेक्टली उस बंदे को क्यों प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वैसा तो क्यों नहीं हुआ वो था? तो उस वो उस टाइम पे क्या था, मैं समझ रहा था कि हम लोग तो बहुत स्मार्ट है। हमने हाई प्राइस पे प्रोजेक्ट क्लोज़ किया हुँ। और हमने बहुत सस्ते प्राइस में कॉन्ट्रैक्टर को ढूँढ लिया। हाँ, बीच मेरे में दिमाग में गैप तो बढ़ वही चल गया। रहा था। राइट। हाँ, बीच में गैप बन लेकिन वो स्कोप डिफाइन नहीं था ना, हुँ, वहीं पे तो गैप रह गया। इसीलिए वो एक्चुअली में 6 लाख रुपए का ही प्रोजेक्ट था। हुँ, लेकिन हमें ऐसा लगा कि मेरे मेरे को 3 लाख रुपए में मिल गया कोई सब कॉन्ट्रैक्टर सेम चीज़ करने के लिए। जो मेरे को वो बंदा 6 लाख रुपए दे रहा है, उसी हुँ, प्रोजेक्ट का मैंने स्मार्टली खेल के मैंने 3 लाख में दे दिया। ये हुँ, मेरे को उस टाइम पे लगता था ऐसा। और वो प्रोजेक्ट कैसे आया था, मैंने जैसे बताया ना कि अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जिसमें लोग हाँ। रिक्वायरमेंट डालते हैं। क्योंकि बहुत छोटा कम्युनिटी था, आज से 6-7 साल पहले मतलब पूरे इंडिया में 200-300 कंपनी होगी। हुँ, हुँ। तो बहुत छोटा कम्युनिटी था। रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत अलग-अलग जगह से लोगों के पास आती थी। हाँ, लेकिन ग्राउंड पे काम करने वाले बहुत बहुत कम लोग थे। राइट। जो मतलब एक्चुअल में करते थे ये सारी चीज़ें। एक्चुअल में जो हाँ, वी इंस्टॉलेशन करते हैं, हाँ। जो फिटिंग करते हैं, वो तो बहुत बहुत ही कम लोग थे। हुँ, तो तो वहाँ से व्हाट्सएप में कहीं से उनका मैसेज आया कि हमें रिक्वायरमेंट है, 200 किलो का प्रोजेक्ट कर रहे थे। हुँ, पहले से एक चीज़ थी प्रेक्षा की, कभी भी हमने किसी को ना ही नहीं बोला। अगर कोई बोल दे ना कि ये काम है, हम बोला कि हाँ, हो जाएगा। फिर फिगर आउट करते थे कि कैसे करना है। ओके। ऑर्डर नहीं जाने देना है, वो ले लेना है, हुँ, फिर फिगर आउट करना है कि कैसे करेंगे इसको। चलो डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। राइट। तो हमने वो फिर उसने हमसे माँगा कि अभी 200 किलो का प्रोजेक्ट है तो कोई ऐसे नहीं दे देगा। ऑफ़ उसने कोर्स डिमांड मतलब वो किया भी कि देखेंगे कि ये कर पाएँगे कि नहीं। एक्सपीरियंस क्या है? राइट, आपका राइट। एक्सपीरियंस क्या है? कुछ प्रोजेक्ट्स, फ़ोटोज़ आप भेजो। हाँ, तो हम क्या करते थे कि हमने 3-4 सब कॉन्ट्रैक्टर्स शॉर्टलिस्ट किए। हुँ, उनसे हमने काम मँगवाया कि ओके, आप उनका भेजो काम। अपना हाँ, एक्सपीरियंस के फ़ोटोज़ है। हाँ, राइट। हुँ, आपका क्या एक्सपीरियंस है? फ़ोटोज़ भेजो हमें, हाँ, क्या-क्या प्रोजेक्ट्स किए। वो मेरे को फ़ोटोज़ भेजता था, मैं क्लाइंट को भेजता था। कि ये हमारा काम है ऐसा। हाँ, तो वो तो ओके। एट द एंड ऑफ द हाँ, डे वही लोग काम करने वाले थे वहाँ पे। राइट, राइट, राइट। और माइट भी ऐसा भी हो सकता था कि उसने भी कहीं पे सब कॉन्ट्रैक्ट से वो फ़ोटो मँगवाए। हाँ, दोनों साइड से सेम इमेजेस आ जाएँगी उनके पास। तो हाँ, तो वो भी एक सीन था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस राइट, टाइम पे तो क्या कि हम तो उसी में थे कि अच्छा 3 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो रहा है 1 महीने में। राइट। और 7 साल पहले 3 लाख रुपए का प्रॉफ़िट मतलब अच्छी-अच्छी कंपनीज़ नहीं कर पाती, मतलब हुँ, हुँ, एकदम स्टार्टअप लेवल पे। और हमें तो यही लगता था कि क्या हमने गेम पोड़ लिया है कि पहले ही महीने में 3 लाख रुपए का प्रॉफ़िट। राइट। लेकिन बाद में वो रियलाइज़ हुआ कि ऐसे वर्क नहीं करता है बिज़नेस। हुँ, हुँ। पूरा सेटअप करना होता है, एसओपीज़ बनानी होती है, खुद से काम करना होता है, मेहनत करना होता है। फिर धीरे-धीरे जैसे सीखते गए, ऐसे करते गए। ओके, तो उसमें से आपने क्या-क्या सीखा था? लाइक सोलर इंडस्ट्री का और इन जनरल बिज़नेस रिलेटेड भी? सबसे पहली चीज़ कि इन जनरल मैं बताता हूँ सबसे पहले हुँ, कि जभी भी क्लैरिटी होनी चाहिए, जभी भी आप स्कोप डिफाइन कर रहे हो। अगर कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हो अपने बिज़नेस में, हुँ, ठीक है? वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है या फिर पैकेजिंग में हो सकता है, कहीं पे भी। अगर आप कुछ भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, तो एक बाकायदा लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए, ओके। जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो। दोनों के स्कोप डिफाइन हो कि आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा। हुँ, तो एक वहाँ से क्लैरिटी आती है। तो वो एक सबसे बेसिक चीज़ है कि इनिशियली क्या होता है कि एक्साइटमेंट में हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ज़रूरी है लेकिन वो। उसकी हाँ, वो कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी भी रहती है। इन हुँ, फ्यूचर कभी भी वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता है। तो वहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता है, कुछ राइट। मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये उसके लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरी थी। दूसरी चीज़ कि अ, प्रिपरेशन पूरा अपने को करना चाहिए बिफोर गेटिंग एनीथिंग। कहीं से हुँ, भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, कुछ काम मिल रहा है, तो उसके लिए पूरा प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, प्रॉपर कैलकुलेशन होनी ज़रूरी है, वरना लॉस हो सकता है। चलो, अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि 6 लाख का प्रोजेक्ट था। हुँ, हुँ। पहला प्रोजेक्ट अगर 60 लाख का मिला तो 10 लाख रुपए का लॉस कर देते। हाँ, वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है लॉस का। राइट। यस। सोलार के अंदर
सोलार के अंदर सबसे लर्निंग वाली चीज़ थी कि इंजीनियरिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम्म। और पहले ऐसा था कि पूरे इंडिया में 2 करोड़ रुपए का लोग प्रोजेक्ट लगा देते थे, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग वर्क करते ही नहीं थे। या तो ओके। शायद पता नहीं था, या तो फिर वो कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। हम्म। तो वहां से मैं इंजीनियरिंग का एक पता चला कि एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पे हम अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो वो सीखा हमने। नेगोशिएशन सीखा, सोलार का बेसिक बहुत सीखा, कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में 200 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स में और क्या क्या चीजें होती है, हम्म। वो हमने सब वहीं से सीखा। ग्राउंड पे ही सीखा मैंने। हालांकि ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन वहां पे तो 5% भी नहीं सीखा। मैंने मेनली एक्चुअल जो सीखा लर्निंग तो वो प्रैक्टिकली होती लर्निंग है, राइट। प्रैक्टिकल से ही हुआ। राइट। तो दैट वाज लर्निंग। सर जैसे आपने वो मेंशन किया था ईपीसी का, मतलब उसमें इंजीनियरिंग में क्या करते हैं एग्जैक्टली, प्रोक्योरमेंट में क्या होता है और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, और मतलब ये तीन अलग अलग कैसे होता है? अच्छा। सो जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, जिस मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें टेंडर्स होते हैं, उसमें क्या होती है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हम्म। है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। ये एक हाँ। एक स्कोप है। हम्म। आप समझ लो कि अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन का भी प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें भी ईपीसी होता है कि इंजीनियरिंग कौन करेगा, कैसे डिजाइनिंग होगा, क्या होगा। प्रोक्योरमेंट उस चीजों, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो जो चीजें लगने वाली है, रॉ मटेरियल्स। जैसे रॉ मटेरियल लगने वाला है, ओके। तो उसका वो प्रोक्योर कौन करेगा, किसके हम्म। स्कोप में, ठीक है। हम्म। और तीसरा कंस्ट्रक्शन, कि उसको फिर रॉ मटेरियल लेके उसको कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, ओके। बनाएगा कौन। जैसे अगर रोड बनाया है तो रोड में भी ये ईपीसी होता है। अगर आप घर, टंकी प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, घर का कहीं पे आउटसोर्स करना है किसी को, मेरे हम्म। को मेरा घर बनाना है, तो हम बोलते हैं कि टंकी में पूरा प्रोजेक्ट दे दिया, कि मटेरियल वो अपने को बजट दे देता है हम्म। कि 50 लाख में घर करना है, मेरे को बनाना है। तो पूरा पहले डिजाइन बना के देता है कि अच्छा देखो सर, ऐसा घर दिखेगा, इसमें यहाँ पे ये चीज लगेगी, यहाँ पे टाइल्स ऐसी आएगी, यहाँ पे ये सोफा का कलर ये होगा। हम्म। ये पूरा हो गया प्रोक्योरमेंट का पार्ट, कि क्या चीजें परचेज होगी उसमें। हाँ। फिर वहां पे वो प्लग एंड प्लेस करना, चीजों के रखना, कलर करना, फिर फ्लोरिंग करना, सीलिंग करना, हम्म। ये सारी चीजें होगी, वो कंस्ट्रक्शन होगी। ओके। ओके। तो ये सेम चीजें सोलर में होती है। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सोलर में 2 चीजें होती है, एक तो सिविल के साइड का इंजीनियरिंग लगता है, कैसे हम्म। स्ट्रक्चर रहेगा, उसका स्ट्रेंथ कैसे करना है। अगर ग्राउंड पे सोलर का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर का डेप्थ ग्राउंड में इतना कितना जाना होना चाहिए चाहिए, कि वो सस्टेन कर ले वेट को। सस्टेन कर पाए। हाँ। कितनी विंड स्पीड पे, अगर 150 किलोमीटर आवर्स की स्पीड पे विंड आया, हम्म। तो उस पे वो खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, हम्म। उसका स्ट्रेंथ कैसा रहेगा। तो एक सिविल साइड पे इंजीनियरिंग हो गया। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइड पे इंजीनियरिंग, कि हम्म। कौन से केबल केबल की साइज क्या यूज करनी है, फिर पैनल्स को सीरीज में कैसे कंबाइन करनी है, हम्म। उसकी उसमें कितने अर्थिंग करने हैं, कितने लाइटनिंग अरेस्टर लगेंगे। ओके। तो वो सारी चीजें ऑप्टिमाइज भी करनी है कि कम हम्म। से कम खर्चा हो, मैक्सिमम आउटपुट आए। तो ये पूरा इंजीनियरिंग का वर्क हो गया। हम्म। फिर उस ड्राइंग के बेस पे उस बीओएम को बना के, बिल ऑफ मटेरियल बनता है ना, कि इतनी पैनल्स जाएगी, इतना स्ट्रक्चर जाएगा, इतना केबल जाएगा, हम्म। ये स्पेसिफिकेशन वाला जाएगा। ओके। तो उसको बीओएम बोलते हैं। उस न्यू। बीओएम के बेसिस पे, बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल, ओके, बीओएम। ओके। तो वो बीओएम पूरा प्रिपेयर होता है डिजाइनिंग के बाद, हाँ। एक्चुअल। ओके। और उस बीओएम के बेसिस पे प्रोक्योरमेंट होता है, कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन का अर्थिंग रोड चाहिए, मेरे को ये स्पेसिफिकेशन की सोलर की पैनल चाहिए, हम्म। ओके। ठीक है। तो उस हिसाब से उसका प्रोक्योरमेंट होता है। फिर जैसे ही वो मटेरियल आ जाता है, फिर वो हम्म। कंस्ट्रक्शन का पार्ट आता है, हम्म। कि जहाँ पे स्ट्रक्चर का माउंटिंग हो रहा है, उसके ऊपर पैनल्स लग रही है, उसका वायरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ईपीसी इस हिसाब से वर्क करता है। ओके, मतलब जो इंजीनियरिंग वाले साइड होंगे, वो पहले डिजाइन बताएंगे, उसमें क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा वो प्रोक्योरमेंट वाले लाएंगे, और फिर जैसे ही वो सारी चीजें आ जाती है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस। तो ये। और इसके अंदर सभी प्रोजेक्ट्स के मतलब, कोई भी स्केल का प्रोजेक्ट हो ना, ये हम्म। 3 चीजें बेसिक है। ओके। अगर वो ग्राउंड माउंटेड, अगर 500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है या 5 लाख का भी प्रोजेक्ट है, हम्म। उसमें ईपीसी रहता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन तो रहता ही है। ओके। सिर्फ स्केल बड़ा होता है। ओके, मतलब ये जो तीनों प्रोसेस है वो तीन अलग अलग कंपनीज करते हैं या फिर कोई एक के अंडर ये सारी चीजें हो जाती है? तो अगेन जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, हम्म। उसी हिसाब से होता है कि अगर हमने आउटसोर्स। घर बनाया है, तो हम इंटीरियर किसी और से डिजाइन करवाए, हम्म। कंस्ट्रक्शन के लिए किसी और को हमने दिया। राइट। ऐसा भी हो सकता है। लोग टंकी भी करते हैं, पूरा सारी चीजें एक एक पूरा जन सारी बना चीजें रहे। एक कंपनी को दे दिया। ओके। फिर लोग उसमें थर्ड पार्टी भी रखते हैं। जैसे हमारा काम है, तो लोग क्या करते हैं कि मेरे जो क्लाइंट्स है डिजाइन के अंदर,
हुँ, वो क्या करते हैं कि उस कंपनी को किसी कहीं से उनको ऑर्डर मिला, वो इंजीनियरिंग आउटसोर्स करवाते हैं, वो मैं करता हूँ, हुँ, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग उन्होंने आउटसोर्स करवा दिया, उन्होंने हाँ, तो दिया था, पूरा टंकी दिया था। या राइट, फिर एंड क्लाइंट अगर थोड़ा स्मार्ट है हुँ, और या उसको समझ में आती है चीजें, उसको बेसिक्स पता है, हुँ, तो वो क्या करता है कि इंजीनियरिंग मेरे से करवा लेगा, कंस्ट्रक्शन किसी और को दे देगा, प्रोक्योरमेंट अपने खुद के स्कोप में रखेगा। राइट, ओके, गॉट तो इट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जो जाते हैं प्रोजेक्ट्स, हुँ, उसमें उसी हिसाब से होता है। ओके, तो वो उस हिसाब से करते हैं। फिर या तो इंजीनियरिंग में तो दो प्रकार के भी टाइप हो सकते हैं, या तो वो वेरिफिकेशन के लिए रखवाए हुँ, कि किसी एक ईपीसी कंपनी को उसने दिया पूरा प्रोजेक्ट, हुँ, और एज ए थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के हिसाब से मेरा, कंसल्टेंट के हिसाब से मेरे को रख लिया ओके, कि ये जो कर रहा है वो आप वेरीफाई करके दीजिए कि जिस हिसाब से हमने सही है कि मांगा था, जिस हिसाब से होना चाहिए वो है कि हाँ, नहीं, उसने जिस हिसाब से हमें ड्राइंग्स दिए थे उस हिसाब से उसने कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं किया है, हुँ, या जो ड्राइंग किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। ओके, ओके, तो वो मोर लाइक कंसल्टेंट हो गया, बट वो इंजीनियरिंग कंपनीज जो रहती है हुँ, वही ये कंसल्टेंसी का भी काम करती है, ओके, तो उसमें इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस ही बोलते हैं। हुँ, हुँ। मतलब इसमें 3 तरीके हैं, या तो कोई एक जो टंकी प्रोजेक्ट जैसा होता है कि कोई एक कंपनी को हमने हैंडल करने के लिए दे दिया और हो सकता है कि वो सारी चीज़ें खुद से आउटसोर्स कर दे और हमें सिर्फ़ ये पता है कि ये कंपनी हैंडल कर रही है। दूसरा यस, तरीका हो गया कि हम खुद डिसाइड करें कि एक कंपनी लाइक एक कंपनी को मैंने इंजीनियरिंग दिया, प्रोक्योरमेंट हम खुद सँभाल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन किसी सी कंपनी को दे दिया। और तीसरा तरीका है कि एक कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी भी साइट का और वो वेरीफाई करने के लिए कि वो सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं, हमने एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर कर दिया। तो क्या ये मैंने सही यस, समझा? मतलब ये मेजरली ये 3 तरीके हैं एग्जैक्ट, प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट या करने के लिए। इसी हिसाब से वर्क होता है। ओके, तो फिर चाहे वो मतलब एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए हो या फिर कमर्शियल हो, ये प्रोसेस सेम रहता है सब में? प्रोसेस सेम रहता है। तो लाइक जो डिफरेंस होता है वो किस तरह से मतलब डेफिनिटली स्केल बड़ा होगा कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनका बट अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल चीज डीलिंग्स में वो किस तरह से अलग होता है मतलब अगर आप एक रेसिडेंशियल लाइक पर्सन के साथ बात कर रहे हो फॉर अ प्रोजेक्ट वर्सेस एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा लाइक कंसल्टिंग में या फिर एग्जीक्यूशन में या सो उसके अंदर क्या होता है प्रेक्षा कि एक तो स्केल बड़ा होता है, वो तो अलग चीज होगी। उसके अलावा जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है ना, उस हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स थोड़े स्ट्रांग होते जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग उस होता लेवल का मतलब है उसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर छोटे प्रोजेक्ट्स है हम्म तो उसमें क्या होता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में मेरे को सारे ड्राइंग सेल्फ अप्रूव करने हैं कि मैंने देख लिए सारे सही है, राइट एज एन इंजीनियर पर्सपेक्टिव, हम्म इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से। हम्म अगर उससे एक स्केल बड़ा हुआ, जैसे कमर्शियल इंडस्ट्रियल 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट हो गया, तो उसका अप्रूवल गवर्नमेंट एजेंसी भी करती है। मेरे को ड्राइंग बना के उसको सबमिट करना है ओके कि आप गवर्नमेंट भी इसको ये चीज अप्रूव करिए। करती है ओके यस, ओके गवर्नमेंट वो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारी जो अपनी, क्योंकि अपना ग्रिड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं ना अपना प्रोजेक्ट, हम्म तो उसका एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है ग्रिड का, हम्म सो पावर प्लांट ग्रिड जो बोलते हैं, पावर ग्रिड का, हाँ उसके साथ हमें कनेक्शन करना है। तो उसको देखना पड़ेगा कि ये जहां से हमारा को पावर आएगा हम्म वो चीज रिलायबल है कि नहीं, वो रिलायबिलिटी चेक करती है। ओके वो नॉर्म्स करते हैं, जैसे अपना इंडियन पावर्स का इलेक्ट्रिकल लॉ है 2003 में बना हुआ, हम्म तो उस लॉ के हिसाब से चीजें हुई है कि नहीं हुई, ओके ये गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी ये गवर्नमेंट वेरीफाई करती है। ओके तो जैसे बड़े स्केल होते हैं उसमें एजेंसीज बढ़ती जाती है। कहीं पे एक एजेंसी है जो जैसे अगर सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे वो वेरीफाई करती है। हम्म बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें अलग अलग तीन चार और एजेंसी आती है कि डेली का कितना पावर आप जब प्रोड्यूस करेंगे, हम्म आप हमें रिपोर्टिंग देंगे, उसका डेटा एवरी डे उसको पुश करना होता है, हम्म उसको मॉनिटरिंग का एक्सेस देना होता है। तो वो ओके मॉनिटर करते हैं, क्योंकि एज यू नो कि पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते जनरेट करके, राइट वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास की गवर्नमेंट के डायरेक्टली लाइन्स वो, में जाएगा राइट हाँ वो ग्रिड में पूरा घूमता है और उसी हिसाब से उसको अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करना होता है हम्म कि जितना प्रोजेक्ट मेरे पास आएगा, मतलब मल्टीपल जगह से गवर्नमेंट परचेस करती है। जैसे हम्म सोलर से भी परचेस करती है, कोल से परचेस करती है, हम्म कहीं से हाइड्रो से परचेस किया, कहीं से विंड थर्मल से से परचेस, लिया राइट थर्मल से लिया। तो ये सारी चीजें को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो एसएलडीसी जो है वो मैनेज करती है इसको, ओके ठीक है। जिसको ये चीजें को मैनेज करके उस हिसाब से उसको प्रोडक्शन मेंटेन करना है। हम्म थर्मल उसके हाथ में कि थर्मल में प्रोडक्शन कितना होगा।
सोलर में उसके हाथ में नहीं है, वो तो होता रहेगा। विंड उसके हाथ में नहीं है, हुँ, वो एक बार लगा दिया वो प्रोडक्शन चालू होगा। राइट, थर्मल सिर्फ एक चीज ऐसी है जिस जो चीजें सबको कंट्रोल करती है कि उसको आज अगर सब जगह से ज्यादा पावर आ रहा है तो उसको कम जनरेट करना है, अगर राइट, कम आ वो रहा है तो उसको ज्यादा कंट्रोलेबल जनरेट करना राइट, वो कंट्रोलेबल है, राइट, है, राइट। वो कंट्रोलेबल है। तो वो उस हिसाब से मैनेज करके हुँ, ये चीजें उसमें जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हुँ, कि कहीं पे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना होता है कि कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं काइंड ऑफ। जो ओके, मैं बोल मतलब रहा था ना इसमें कि भी स्ट्रॉन्ग होते कंप्लायंसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं, मतलब एनर्जी कंप्लायंस, जनरेशन में भी? हाँ बहुत कंप्लायंसेस है। ओके, एंड क्योंकि इट्स एन सेंसिटिव थिंग, हुँ, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ना तो पावर सेक्टर इज अ वेरी क्रुशियल थिंग। हुँ, हुँ। पावर सेक्टर पे इजीली लोगों पे एंट्री नहीं होती है। व्हाट कुड बी द सो रीज़न? मतलब आज के टाइम सो पे अगर सोलर प्लांट अगर मुझे कहीं पे एस्टेब्लिश करना है, वो ईज़िली हो सकता है बिकॉज़ गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सारी चीज़ों के लिए। तो उसका मतलब जो बैरियर है, वो अभी कम है, बट पहले या फिर जो इन जनरल पावर सेक्टर है, चाहे बात हो थर्मल की या फिर लाइक सोलर की या विंड की, तो उसमें बैरियर हाई क्यों है? वो किस रीज़न्स की वजह से ऐसा है? बैरियर क्यों था ऐसा, राइट? हुँ, हाँ, सो मतलब बैरियर इसलिए था कि एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है पावर प्लांट सेटअप के लिए। कि हुँ, अगर मेरे को, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को एक सिटी को पावर देना है, तो एक सिटी को पावर देना मतलब वो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। राइट, राइट, तो एक तो वो सबसे बड़ा चीज हो गया। सेकंड चीज, मोनोपोलीज थी कुछ हुँ, कंपनीज की। जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, उस टाइम पे पावर सेक्टर को भी लिबरल किया गया। पहले तो गवर्नमेंट ऑन था पूरा। हाँ, पूरा गवर्नमेंट रन फिर करती 90, थी। हाँ, फिर कुछ एजेंसीज, बहुत बड़ी एजेंसीज जैसे टोरेंट हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, हुँ, ठीक है, अदानी हो गया, उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली पावर सेक्टर में आने की। ओके, ऐसे भी गुजरात एंड महाराष्ट्र में मेरे को पता है कि इतनी एजेंसी बाहर और भी हो सकती है, हुँ, ठीक है। तो ये एजेंसीज इनिशियली उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना था, कि वो सस्टेन कर पा रहे थे उस चीज़ को। वो सस्टेन कर पाए। सेकंड थिंग कि उस जैसे उन्होंने कहीं पे प्रोडक्शन लगाया, जैसे हुँ, थर्मल का प्रोडक्शन लगाया, तो थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी होता है 30 साल 50 साल तक का, ओके, काफ़ी वो लॉन्ग टर्म। पावर प्लांट का, हुँ, हाँ लॉन्ग टर्म है। तो अगर उन्होंने इतना रिस्क लिया है और अपना कैपिटल उसमें डाला है, तो उसको भी सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट डिस्टर्ब ना करे, हाँ, राइट, राइट। ठीक है। तो एक ये चीज थी, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी उसमें होता है। हुँ, तो ये सारी चीजों की वजह से एक बैरियर था। ओके, हालांकि बैरियर आज भी है। अच्छा, आज ओके, हम जो देख रहे हैं ना रेसिडेंशियल सोलर का एडॉप्शन, इट्स अ हाँ, गुड थिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन इसमें मेजर चंक जो है ना, वो अभी भी सिलेक्टेड लोगों के पास ही जाता है। ओके, जैसे जैसे बड़े लेवल पे सोलर प्रोजेक्ट्स के जो अप्रूवल्स रहते हैं, हुँ, वो बहुत ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड टू इंस्टॉल दैट काइंड ऑफ दैट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स, हुँ, वो भी एक है। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा पॉलिटिकल एंगल्स भी उसमें है। और आई एम नॉट श्योर कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बट ये चीजें है, दिस इज रियलिटी एंड एवरीवन ओके, नो, ओके, ठीक है। ओके, तो वो एक बैरियर है एक हुँ, पावर सेक्टर में, क्योंकि ये एक रईसों वाला बिजनेस है पावर सेक्टर। अगर मतलब सब लोग कैपिटल पावर, इंटेंसिव है, हमको स्टार्टिंग में कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ता हाँ, है एंड वो एक मोनोपोली है पावर ओके, सेक्टर में। हम तो अपना खुद का पावर जनरेट कर रहे हैं हाँ, सोलर राइट, लगा के, राइट, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। बाकी अगर आप जब जाएंगे कि चलो मेरे को एक बड़ा प्रोजेक्ट, आपने हुँ, इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लिया हाँ, कहीं से, कि आपको किसी ने 500 करोड़ रुपए दे दिए हुँ, कि चलो प्रेक्षा ये मेरे को पावर प्लांट लगा के दो, आपके पास 500 करोड़ होने के बावजूद भी आप कंपीट नहीं कर पाओगे। ओह! मतलब कैपिटल उस है फिर भी नहीं, तो सर कैपिटल भी है, जगह भी है, फिर क्यों नहीं? उसकी पॉलिसीज बहुत सारी ट्विक की गई है, पॉलिसीज उस हिसाब से डिजाइंड है कि ओके, उसमें आप इजीली एंट्री नहीं ले सकते। हुँ, ओके, ओके, आपको बहुत सारे लाइसेंसेस की जरूरत है, आपका एक्सपीरियंस बहुत सारा आपको चाहिए। तो राइट, सब चीजें मिला के किसी एक बंदे के पास होना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो वो जो जो पुराने लोग हैं ना वो वही है, और वही पूरा ये पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बाकी ओके, हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हाँ, दे आर वेरी लेस। ओके, वो उसको पूरे इंडिया लेवल पे उस लेवल का एडॉप्शन है भी नहीं। हुँ, हुँ,
सो मैं आप मेटाफोरिकली अगर मैं बात करूँ ना तो जैसे रूफटॉप सोलार जो हाँ, सबसे फेमस है। तुम राइट। सूरत में रहते हो तो तुम्हें भी पता है कि सूरत में बहुत, हर जगह बहुत पे सारे अपने को पूरे-पूरे रेज़िडेंशियल दिखता है, कॉलोनीज़ में वही लगा है, राइट। सब जगह पे है। हुँ, ठीक है, पूरे इंडिया का 82%, आई एम नॉट श्योर 82 या 86 समथिंग, हुँ, 80 अप्रॉक्स 85% पकड़ लो। हुँ। 85% रूफटॉप सोलर सिर्फ गुजरात में लगा है, सिर्फ़ गुजरात पूरे में? इंडिया सिर्फ ओह! गुजरात में ओके, लगा है, और 15% बाकी रेस्ट ऑफ द पूरे इंडिया में, इंडिया में। और ओके। अभी मोदी जी ने 1 करोड़ घर पे सोलर लगाने की अ, जाहिरात की है। हाँ, मतलब ठीक है, एम सब्सिडी रखा की है, बढ़ाई है। राइट। हाँ, एम रखा है कि 1 करोड़ घर पे सोलर लगाना है। हुँ, ठीक है, पीएम सूर्यघर योजना करके जो लॉन्च किया है, मुफ्त ओके, बिजली योजना। ओके। तो उनका टारगेट है कि 2 साल में 1 करोड़ घर पे सोलर लगाना है। हुँ, 2 साल में। हुँ। यू विल बी शॉक्ड कि 2014 से लेकर 2024 तक, तो 10 साल में सिर्फ 7 लाख घर पे सोलर इंस्टॉल हुआ है। 10 साल में सिर्फ़ 7 लाख घर पे 7 लाख घर पे हुआ है। और उसमें अभी सिर्फ़ मोदी जी का 80% गुजरात में। उसमें 85% गुजरात में है। ओह हो! ओके। ठीक है, हुँ, तो और अभी जो एम है बहुत एम्बिशियस है गवर्नमेंट। राइट। उस लेवल का अभी जो कंपनीज है, जितनी भी सोलर की कंपनीज है, एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज हैव टू इंस्टॉल हुँ, एट सम ग्रुप। ठीक है, और उसका जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो उस लेवल का अभी इतना रेडी नहीं है। ओके। वी होप कि लकीली वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए। हुँ, तो एडॉप्शन तो बहुत है, हुँ, लेकिन आज मैं चाहकर भी मेरा मेरा कैपेसिटी है, अगर मेरे पास टीम है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ओके। तो सर अगर वो लोग एम करते हैं कि 2 करोड़ लाइक 1 करोड़ घर पे पहुँचना है, तो उनको सप्लाई साइड भी देखना होगा ना कि उतने सेमीकंडक्टर्स उतने मतलब हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे तब जाके ये चीज़ उसमें डिप्लॉय हो पाएगी। तो उसका हाँ, आउटसोर्सिंग जैसे कहीं बाहर से हो रहा है, फिर कहीं से हो रहा है, तो उसमें भी कुछ उन्होंने कुछ लिबरलाइज़ेशन किया होगा कि आप कम टैक्स इम्पोज़िशन पे सारी चीज़ें ले सकते हो, ऐसा कुछ है या फिर जैसा पहले था वैसा ही है? या सो तो यहीं पे एक कैच है कि हाँ, जिस हिसाब से अगर जैसे लिबरलाइजेशन करना चाहिए राइट करना चाहिए कि तभी मटेरियल नहीं से है। मटेरियल हाँ, आ पाएगा, राइट। लेकिन वो बहुत स्ट्रांग हुआ है कि मतलब आप ईज़ी जैसे करने की जैसे जगह सब्सिडी, पे है। हाँ वो स्ट्रांग, वो मतलब हार्ड हुआ है। बाहर की पैनल्स हम यूज नहीं कर सकते सब्सिडी प्रोजेक्ट्स में। 1 करोड़ घर पे जितने भी पैनल्स लगेंगी वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड पैनल होगी। ओह! अच्छा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, तभी आपको ये स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। ओके। ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि गवर्नमेंट उस हिसाब के स्टेप्स ले रही होगी या लेंगे वो लोग, हुँ, हुँ, कि जहां से अपना प्रोडक्शन बढ़ पाए। तो 2 साल में शायद हो ना हो, इतना एम्बिशियस टारगेट है, हुँ। लेकिन वो 4-5 साल भी में भी अगर हो जाते तो बहुत हम आगे है उसमें, सोलर के रेस में, राइट, राइट। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, रूफटॉप में पर्टिकुलरली। ग्राउंड हुँ, माउंटेड प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली चाइना एंड यूएसए हैव मोर इंस्टॉलेशंस, बट रूफटॉप जो किया ना कि इंडिविजुअली सब लोग अपना पावर खुद जनरेट कर रहे हो, हुँ, ये विजन पे तो इंडिया सबसे आगे है। आगे है। और उसमें उसके एम्बिशंस ही इतने हैं इंडिया के कि वो और आगे जाएगा और बहुत बड़े मार्जिन से आगे रहेगा। राइट, मतलब लॉन्ग टर्म में भी कोई अपने को बीट नहीं कर पाएगा, उस लेवल ओके। का है। तो अभी स्कोप फर्दर इसमें बढ़ जाएगा लाइक मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में, जो पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में उसमें अभी आगे के टाइम में उनका बहुत स्कोप है। बिकॉज़ गवर्नमेंट भी है। उन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही है। यस, तो हुँ, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, हुँ, इंजीनियरिंग में स्कोप है। इवन इवन आई एम टेलिंग कि सोलर में अगर आपको कुछ भी आता है ना, हुँ, तो आपके लिए स्कोप है, क्योंकि हुँ, हुँ, इतने स्किल मैन पावर की कमी है सोलर में, कि आज सोलर कंपनीज, मतलब एक था ना कि ऐसे 5 साल पहले आईटी में कैसा क्रेज था कि हुँ, कितनी भी सैलरी दे के लोग आ हायर कर रहे जाते हैं, हैं, राइट, रिक्वायरमेंट ही इतनी है। राइट, सेम चीज आज सोलर में होती ओके, है, लोगों को 2x 3x हाइक मिल रहा है, और सोलार में अच्छे, मतलब अच्छा पे मिल रहा है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास स्किल्स है, हुँ, सोलर की उसका एक्सपीरियंस है 5-7 साल का। राइट, ओके। तो ये ऐसा ऐसा है अभी, और इससे आगे और बहुत आएगा। हुँ, हुँ, स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत है, और दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड आवर वन ऑफ स्टार्टअप दैट वी कॉल्ड एज हायर, HIRE, हेवन इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। हुँ, तो हुँ, उसके अंदर हम लोगों को स्किल्ड
स्किल के बेस पे हम ट्रेनिंग देते हैं, हम्म। जिसमें इंजीनियरिंग डिजाइनिंग जो सबसे क्रुशियल पार्ट होता है, तो वो, और उसमें अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो उसको हम इन हाउस ही जॉब दे देते हैं, क्योंकि हमें ही इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग ओके। डिवीजन में। राइट। और अलग अलग सेक्टर में भी किसी को एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना है सोलार के बिजनेस में, तो उसके लिए भी कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर के कोर्सेज है उसमें। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना भी हमें पता है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उससे, कि लोगों तक की ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, पहुंचाए, अवेयरनेस रहे। सोलार पे अवेयरनेस फैलाए, सोलार में और ज़्यादा स्किल लोग आए। राइट, राइट। बिकॉज़ एज़ सच लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर बाहर भी ऐसे कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है जो सिर्फ़ सोलर के ऊपर फ़ोकस करता हो। वो डेफ़िनिटली यस। कोई एक पार्ट रहता है किसी कोर्स या सब्जेक्ट का, बट इतना एक्सटेंसिवली जहाँ तक उसकी डिमांड है उतना पढ़ाया नहीं जाता सोलर के बारे में। या तो दैट्स मास्टर्स में ऐसे कोर्सेज है, बट ओके। बैचलर्स में तो उस लेवल के कोर्सेज नहीं है। अभी राइट। तक तो नहीं है, कुछ पार्ट हो सकता है जैसे आपने बताया। हाँ। और वो भी है ना कि एकेडमिक लेवल पे भी अगर कुछ, अगर आएगा भी तो वो इतना आउटडेटेड होगा, पुराना क्योंकि होगा एवरी, आज के टाइम के हिसाब हाँ, से। यस यस, तो वो, क्योंकि अभी अभी क्या होता है कि हर 2-3 साल में सोलर की भी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, हुँ। बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ओके। सो जैसे जब स्टार्ट हुआ था सोलर, आज से मतलब 10 साल पहले, वो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी थी, हुँ। सोलर पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद पॉली क्रिस्टलिन करके एक टेक्नोलॉजी आई, फिर हुँ। उसके बाद मोनो क्रिस्टलिन आई, फिर मोनो पर्क आई, अभी मोनो टॉपकॉन चल रहा है। मोनोटॉप कौन? मतलब ये मटीरियल है? ये रॉ मटेरियल है, ओके। और द द प्रोसेस है कि उस प्रोसेस से वो चीज़ें बनती है। अच्छा। प्रोसेस प्लस रॉ मटेरियल अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। तो वो उस हिसाब से अभी टॉपकॉन है, अभी बहुत ही, मतलब टॉपकॉन तो अभी सभी ब्रांड्स के पास है भी नहीं, फिर भी एक आध साल में एक नई टेक्नोलॉजी है एसजेटी करके, वो आ जाएगी। वो उससे ज़्यादा इससे क्या होता एफिशिएंट है, होगी। हाँ, एफिशिएंट होगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। राइट, राइट। अभी तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो कम एफिशिएंसी वाली पैनल्स है उस हुँ। पे तो बैन ही लगा दिया है। ओह! तो ओके। आज से जो हमने 4-5 साल पहले जो पैनल्स लगाई थी, मैं हुँ। ज्यादा तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 साल पहले भी जो पैनल लगाई थी ना, हुँ। उस टाइप की पैनल्स अभी मैं इंडिया में नहीं लगा सकता। ओहो! इतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, सिर्फ 5 साल पुरानी है फिर भी। हुँ। तो सर अगर 5 साल का मतलब जनरली इसमें ब्रेक इवन क्या होता है कि अगर आज हमने पैनल डाला तो वो जितना कॉस्ट इनकर हुआ है, तो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ब्रेक इवन कब तक हो जाता है फिर? सो इसके अंदर बहुत बेसिक है परीक्षा, कि आपका ब्रेक इवन 2.5 से 3 साल में हो जाता है। ओके। सब्सिडी अगर मिल रही है तो 2.5 से 3 में हो जाता है। हुँ। अगर सब्सिडी नहीं मिल रही, कमर्शियली इंडस्ट्रियल अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो आपको 3-3.5 साल में तो हो ही जाता है। ओके, अभी इतने पुराने इफेक्टिव पैनल। प्राइसेस है। हाँ। अब पुराने, अभी नए पैनल में भी हो जाता है, मतलब आज भी अगर आप लगाते हो तो यही आरओआई बैठता है, रिटर्न हुँ। ऑन इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से वर्क कर रहा है। दे यूज टू 7 साल पहले ऐसा था कि 6 साल का आरओआई था। ओह! 6 साल। ओके। हाँ, तो उस टाइम इसीलिए एडॉप्शन नहीं था। हुँ। लेकिन आई कैन प्राउडली से दैट कि मोदी जी का सपना था कि सोलार सबसे सस्ता होना चाहिए, हुँ। इसी वजह से ये प्राइसिंग है, ओके, ओके। कि जिससे 2.5-3 साल का आरओआई है तो वो सेंस बनाता है सबके लिए, और इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। राइट, आज अगर आप एफडी में लगाएंगे पैसा तो 6-7 साल का रिटर्न मिलता है। राइट। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी लगाते हो तो 18-20% का हार्डली मिलता है, वो बहुत, अगर आपने रिस्क लिया है थोड़ा बहुत हुँ। तो। म्यूचुअल फंड में लगाते हो आपको 15-20% का रिटर्न मिलेगा। राइट। लेकिन अगर आप अपने छत पे सोलर लगाते हो तो आपको 33-35% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और सेफ है, अपनी ही छत पे है, कहीं कोई लेकर जाने नहीं वाला है। सही। तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। राइट, मतलब आज के टाइम में भी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है और मेनली जो उसमें बैरियर है वो सबसे पहला है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस इंसेंटिव है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियली ज़्यादा लगेगा। और दूसरा मतलब इसमें ये भी ज़रूरी होता होगा कि हमें इनफ क्लाइंट्स भी मिले वो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब ये एक ही प्रोजेक्ट वो मतलब अगर जैसे मुझे खरीदना है मतलब एक सेटअप करवाना है, तो मैं 10 लोगों को पूछूँगी, फिर वो 10 में से कोई एक जो बेस्ट होगा उसको लूँगी। तो जो बेस्ट होगा वो बेस्ट किसी रीज़न की वजह से होंगे। जैसे अगर हाँ, आपकी कंपनी से ले रहे हैं, तो जैसे आपने वेल एस्टैब्लिश्ड अभी पिछले 7 साल, 8 साल से आप इस पे काम कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ प्रेफरेंस ओवर अ कंपनी जो अभी-अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुई है। और तीसरा ये भी हो जाएगा कि उसमें कंप्लायंसेस क्योंकि ज़्यादा है, तो उनके जो पॉलिटिकल लाइक सॉफ्ट पावर या किसी भी तरह से अगर वो यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा एडवांटेज उसमें रहेगा।
तो अगर आज के टाइम में कोई सोलर कंपनी स्टार्ट करता है तो वो सस्टेन कैसे कर पाएंगे, बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स हैं, और कुछ बहुत डोमिनेंट प्लेयर्स भी है जो खुद मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें खुद संभालते हैं बड़े स्केल पे। तो जो स्मॉल प्लेयर्स है या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे मतलब जगह मिलेगी इस इंडस्ट्री में? सो क्या है ना कि ये इंडस्ट्री अभी भी बहुत छोटी इंडस्ट्री है। मतलब हम सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सूरत में अगर हम्म। 100 लोग सोलर का काम कर रहे होंगे तो हम सब लोग, एक तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिवनेस तो है ही, हम्म। उसके साथ सबका मतलब बोलते हैं ना कि भाईचारा भी बहुत अच्छा है। अच्छा। ओके। तो अगर कोई भी नया आता है ना इस इंडस्ट्री में, कि हमें पता है कि इतना काम है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, हम्म। ये सबको पता है कि कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई नया कोई पर्सन आता है उसको सोलार में स्टार्ट करना है तो सब लोग वेलकम करते हैं पहले तो। ओके। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट थिंग है। ओके। ओके। ठीक है। तो और सेकंड चीज ये है कि अगर क्या होता है कि जैसे सभी कंपनीज की लिमिटेशंस आ जाती है। जैसे मेरे हाँ। आज मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं इससे ज्यादा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट मैं नहीं कर सकता। राइट। मेरे को उसको आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। मेरा इनफ्लो है, हम्म। क्योंकि सोलर कंपनीज को सेल्स नहीं करना पड़ता, जो अच्छा, रेसिडेंशियल सामने सोलर से में है आता है उनके पर्टिकुलर। पास। ओके। वो इतने गवर्नमेंट ही सेल्स कर देती है हमें तो। राइट। इतने एडवर्टाइजमेंट सब जगह पे होती है, इतना अवेयरनेस है, हम्म। ठीक है, इतना डिमांड है। तो सोलर रेसिडेंशियल में पर्टिकुलरली सेल्स के इतने ज्यादा एफर्ट्स लगते नहीं है। ओके। ओके। लोग कहाँ पे मार खाते हैं, वो मार खाते हैं एग्जीक्यूशन में। हम्म। तो वो पहुंच नहीं पाते प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते करते, क्योंकि वो पूरा एक अगर एक घर पे सोलर लगाने तो वो पूरा 1 महीने का प्रोसेस है। अच्छा, 1 महीने का? कि ओके। सबसे पहले डॉक्यूमेंट दिया, उसका अप्रूवल लिया, हम्म। अप्रूवल आया, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर फिट किया, फिर पैनल्स किया, फिर मीटर के लिए फाइल दिया, फिर मीटर लगा, तब जाके स्टार्ट होता है। तो एक पूरा एक ओके। जर्नी पूरा 1 महीने का रहता है। हम्म। तो तो मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट भी इतना रहता है, और एक छोटा प्रोजेक्ट भी वो 1.5-2 लाख रुपए का होता है। ओके। तो कस्टमर्स को भी अपने को इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि राइट। चलो बेच दिया और बात खत्म, ऐसी चीज भी नहीं है। नहीं, करके देना पड़ेगा। राइट। हाँ, वो पूरा अच्छे से करके दें, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये सारी चीज़ों पे भी काम करना है। आफ्टर सेल सर्विस का भी अपने को ख्याल रखना ओके। है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम्म। तो वो आउटसोर्स करना पड़ता है। हम्म। तो जो नया कोई पर्सन है जो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है कि आप आउटसोर्स का काम लेके स्टार्ट करो। हाँ, मतलब जहाँ पे इजी आपको डेलीगेट ज़रूरत, करके। हाँ। राइट। हाँ, वो तो इजीली मिल जाता है उसको। हाँ। एक है कि उसको ग्राउंड पे काम करना होगा हम्म। आके। ऐसा नहीं कि मैं आके बस बैठ जाऊँ और मेरे लिए नीचे टीम बना दूँ और मैं काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम्म। जो भी नया आएगा उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा ग्राउंड पे। राइट। फिर धीरे धीरे टीम बिल्ड करो, क्योंकि टीम भी लोग मिलने भी चाहिए ना, उसको खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा। और जब उनको ऐसा पता ही नहीं नहीं होगा क्या होता है तो वो वेरीफाई कैसे करेंगे कि सही हो रहा कैसे करेंगे। है? हाँ, राइट। तो ये एक तो प्लस पॉइंट भी है, हम्म। और ये एक स्ट्रगलिंग पॉइंट भी है। लेकिन वो अगर इसमें डटा रहता है सोलर इंडस्ट्रीज में, तो हम्म। वो 1 साल में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। ओके। तब तक बाय द टाइम फिर उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। हम्म। अगर अगर उसको ईपीसी पूरा करना है ना, तो इनिशियली उसको 40-50 लाख रुपए तो चाहिए। ओके, जस्ट टू स्टार्ट। हाँ, अगर उसको पूरा ईपीसी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि मैं कहीं से ऑर्डर, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर के वहां पे लगेगा तब वो आपको पैसा देगा ना। राइट, वो आफ्टर 100। कंप्लीशन मिलेगा, पहले से नहीं देते। हाँ, ओके। तो आपका वो थोड़ा कैश फ्लो साइकिल थोड़ा वहां पे अटकेगा। और मटेरियल आप कहीं पे भी परचेस करने जाएंगे, वो 100% एडवांस लेंगे। हम्म। वो 7 साल राइट। इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी आज भी मेरे को कोई 1 रुपए का क्रेडिट नहीं देता। इट्स अ गुड थिंग एज वेल। इंडस्ट्री में पहले से ही वो सेट किया है कि एडवांस में ही काम करना है। राइट। राइट। तो ये अच्छी चीज भी है। जैसे अगर कुछ भी नया रूल्स आता है, जैसे अभी टेक्सटाइल वालों को बहुत दिक्कतें हुई, ये 45 डेज पेमेंट वाला जो चीज आई। ओके। तो सर, ओके, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, इफ यू कुड शेयर। ओके, सो क्या था कि गवर्नमेंट ने कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक नई चीज आई कि जहाँ पे अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो हम्म। तो आपको 45 डेज में उसको पैसे दे देने, अच्छा, मतलब 45 से कंपल्सरी। ज्यादा का क्रेडिट नहीं दे सकते? हाँ, क्रेडिट दे ही नहीं सकते दे ही नहीं आप। सकते। ओके। हाँ, तो अगर मैंने दिया क्रेडिट तो हम्म। जिसने क्रेडिट लिया है ना, उसके वो प्रॉफिट में चला जाएगा, तो उसके पे पूरा टैक्स उसको भरना है। ओ। उसको एक्सपेंस में जो डिडक्शन मिलता है आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सपेंस में। वो प्रॉफिट बता देगा उसमें। वो प्रॉफिट दिखा देगा, तो प्रॉफिट दिखाएगा तो टैक्स आ गया। राइट।
तो टेक्सटाइल में क्या हुआ, टेक्सटाइल में ये पेमेंट साइकिल पूरा था 120 दिन का, 180 दिन का। क्रेडिट पे चलता था। हाँ, तो अभी वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी स्ट्रगल इसलिए ही कर रही है, अभी हम्म। स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है उन लोगों का, 2-3 महीने ओके। से है और अभी शायद 1-2 महीने से होगा, जब तक ये पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता। हम्म। क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्री क्रेडिट में चलता था। तो सर ये क्रेडिट का अगर टाइम 45 डेज क्यों कर दिया? मतलब पहले अच्छा ही चल रहा था टेक्सटाइल, तो फिर 120 का सीधा 45। नहीं, उसमें क्या था कि लोग अनड्यू एडवांटेज लेते हैं ना, अगर 180 डेज का ये है, अगर हम्म। माल नहीं बिका, उसने रिटर्न कर दिया तो क्या करेंगे? तो जो छोटे व्यापारी लोग रहते हैं उसको बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अभी वो इंडस्ट्री में है तो काम करना पड़ता था उस हिसाब से। हम्म। तो वो जो छोटे व्यापारी वो इतने खुश नहीं थे ओके। क्रेडिट पे। किसको अच्छा लगेगा क्रेडिट पे माल हाँ, देना? मतलब ठीक है। डेफिनेटली वो जो दे रहा है उसको अभी तो, बट जिसको मिल रहा हाँ, है उनका तो लॉस ही हो रहा उसका फायदा है। तो एक तो ये था, है। सेकंड थिंग, एक सर्कुलेशन फास्ट हो। ओके, हाँ, जो पैसा पेमेंट जल्दी का फ्लो करे। सर्कुलेशन जल्दी जल्दी रोटेट करेगा जब हुँ, पैसा, तभी तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। राइट, राइट। तो ये उनका पूरा लॉजिक था। ओके। सो या कम टू आर पॉइंट कि हाँ, सो दैट रोटेशन के लिए उनको पैसा लगेगा, हुँ, कि वहां पे हमें एडवांस देना है, कस्टमर से आने में 10-15 दिन का टाइम लगेगा। आपको पूरा साइकिल लगता है। तो उसमें आपको, और फिर आपको जितना बड़ा काम करना करना है, उतने बड़े पैसे, उतने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। हुँ, अगर आपको 100 घर पे काम करना है, पैरेलली आप 100 घर पे कर रहे हो, तो उस हिसाब से लगेगा। अगर आपको 1000 घर पे करना है पैरेलली काम, तो तो उसके उस हिसाब लेवल पे से लगेगा। रेशियो बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा रेशियो, और वो लीनियर रेशियो है। मतलब हुँ, आप अगर 100 घर पे काम करने के लिए आपको 30 लाख रुपए की जरूरत है, आपको 1000 घर पे काम करना है, आपको 3 करोड़ की जरूरत है। हुँ, ओके, तो तो इसीलिए थोड़ा रहता है कि बहुत बड़ी कंपनीज बनाने में उनको कैपिटल लगता है। राइट, ओके, ओके। तो वो इनिशियल कैपिटल कैसे ला सकते हैं? तो इनिशियली तो देखो, फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेस कर सकते हैं, अगर या तो खुद का सेविंग है तो बेस्ट है। हुँ, हुँ, अगर सेविंग नहीं है, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब नहीं किया हमने, या कॉलेज के बाद, या तो हुँ, कहीं किसी और बिजनेस में से कहीं से लॉस हो गया, वोट एवर, हाँ, तो खुद का सेविंग है तो बेस्ट है। अगर सेविंग नहीं है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेस कर सकते हैं। हुँ, हुँ, फिर यू कैन फाइंड द इन्वेस्टर, इफ कहीं पे मिल जाते हैं आपको इन्वेस्टर्स, ओके। तो वहां से आप ला सकते हो। क्योंकि अगर आपका नया फर्म है तो बैंक तो आपको नहीं 3 साल देगा, तक कुछ सपोर्ट करने नहीं वाला। राइट, उनको तो चाहिए अच्छी हिस्ट्री चाहिए क्रेडिट की, हाँ, वो तो नहीं देंगे हाँ, फिर। यस, यस। तो उसमें गवर्नमेंट को हेल्प करती है ऐसे लोगों को जिनको सोलर बिजनेस स्टार्ट करना है? जैसे सब्सिडीज तो वो सब उन्होंने लॉन्च कर दिया लाइक एज अ कस्टमर, बट जो प्रोवाइडर है उनके लिए कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे कि ये प्रोसेस तो इजी हो सके थोड़ी? एमएसएमईज के लिए जो बेनिफिट्स है, हम्म। वो ले सकते हैं। जैसे ओके। सोलर के लिए कुछ पर्टिकुलर अलग चीज नहीं है, अच्छा। बट एमएसएमईज को, अगर किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको एमएसएमईज इनिशियली होती है, एमएसएमईज में ही आती है, माइक्रो या स्मॉल बिजनेस के उसमें। तो ओके। उसके अंदर सबसे सबसे बड़ी चीज़ है मुद्रा लोन, जो 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है। हाँ, right। तो उसमें आपको कुछ कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट आपको बैक करती है, हाँ, तो मतलब आपको वो मुद्रा कंपनी लोन। के नाम पे लोन देगी, मतलब कोई एबीसी कंपनी है तो वो कंपनी के नाम पे वो लोन आएगा। हाँ, कंपनी के नाम पे वो लोन आएगा, और गवर्नमेंट बैक करती है आपको, ओके। कि क्योंकि आपका तो क्रेडिट हिस्ट्री कोई है नहीं, हम्म। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक को पैसे गवर्नमेंट देगी। राइट, ओके, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। ओके। हाँ, तो वो सपोर्ट हो गया। राइट। फिर अलग अलग, फिर अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, 2 साल हो गए आपकी कंपनीज को, फिर आपको हम्म। सीजीटी एमएससी करके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। हम्म। उसमें भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कोलेटरल की। उसमें गवर्नमेंट बैक करती है अगेन, उसमें आपको 5 करोड़ रुपए तक का पैसा मिल सकता है। ओके, बैक्ड फिर बाय गवर्नमेंट। बैक बाय गवर्नमेंट, लेकिन वो फिर जिस स्केल का आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से आपको वो देगी। ओके, ओके। तो आपके टर्नओवर्स क्राइटेरिया, आपके कैश फ्लो क्राइटेरिया, वो जो भी टिपिकली बैंकिंग प्रोसेस रहता है फाइनेंस का, हम्म। उसमें अगर आपका लिमिट सेट हो रहा है, तो आपको 5 करोड़ तक का गवर्नमेंट ओडी फैसिलिटी, गवर्नमेंट के ओवरड्राफ्ट, ओके। पे आपको देंगे, ओके। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। हम्म। और फिर अगर आप एक लेवल पे 3 साल अगर आपने सस्टेन करके निकाल दिए, तो फिर बैंक तो पैसे देगी ही देगी, आपको। राइट, बिकॉज बैंक को सिर्फ एक बार प्रूफ चाहिए कि हाँ, हम जो लोन दे रहे हाँ, हैं वो पैसा वापस आ जाएगा। राइट। यस।
एंड टिपिकली काइंड ऑफ ये है ना, वो स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं आता। तो हम्म, आपको इसमें वीसी से फंडिंग ऐसा कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें कुछ मोट नहीं है ना, नॉर्मल चीज़ है। टिपिकली जो बेसिक बिजनेस रन बेसिक होता है, है उस हाँ। हिसाब से। तो आपको वीसी से या हाँ आपको एंजल इन्वेस्टर मिल सकते हैं, हम्म जो प्रॉफिट ओरिएंटेड, जिसका कैलकुलेशन हो, जैसा माइंडसेट हो। हम्म। ठीक है। राइट। तो ये थोड़ा उसमें, हालांकि ऐसे भी लोग हैं जिसने वीसी से फंडिंग लिया है ईपीसीस के अंदर। ओके। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको प्रूव करके देना पड़ेगा वो तब तक, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चालू करके 1 महीने 1 साल में अगर आप कहीं पे जाते तो आपको ऑब्वियसली कोई नहीं देगा, कि आपसे अच्छे लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। राइट राइट। तो कुछ अलग यूनिक चीज़ है आपका, कुछ यूएसपी आपके पास है, तो हम्म आपको वहाँ से फंडिंग मिल सकती है। फिर अभी एक बहुत बिजनेस अगर एक लेवल पे हो जाता है, 4-5 साल हो जाते हैं, हम्म। फिर एक ऑप्शन से एसएमई आईपीओ आ सकते हैं, तो हाँ वहाँ राइट। से आपको वो उसका मिल अच्छा सकती भी ट्रेंड चल रहा है सेविंग्स का, राइट। अच्छा, मतलब है। उनके यस। पास अपॉर्चुनिटी है पब्लिक से फंडिंग लेने का थ्रू एन आईपीओ, राइट। हाँ, इसमें भी बहुत सारी कंपनीज आपको हेल्प कर सकती है उसमें। हम्म और फिर अगर आप लकीली अच्छे लेवल पे 10-12-15 साल तक आप सेम इंडस्ट्री में रह गए, हम्म। तो मेन बोर्ड पे आप आईपीओ ला सकते हो। हाँ, लाइक एक्चुअल सेकेंडरी मार्केट्स में हाँ, आईपीओ, राइट। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेन करते हैं तो मतलब इसका फ्यूचर काफी अच्छा है, बिकॉज अभी भी आई गेस हाँ, 70% एनर्जी थर्मल से आती है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि इसके ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो, बिकॉज वो पूरा आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, मतलब कोल से आ तो गया या फिर कोई और तरीके से आ गया, जो उनको पता है कि फ्यूचर में जाके डिप्लीट होने वाले हैं। इसलिए वो ये फोकस कर रहे हैं कि जितने रिन्यूएबल है, सोलर है, विंड टर्बाइन, जितने भी अलग अलग तरीके हैं, उससे अगर वो लोग अभी सस्टेन करते हैं तो आने वाले 10-20 साल में उनकी डिपेंडेंसी थर्मल पे कम होके इन सब पे बेस्ड आउट ज्यादा हो जाएगी। डिवाइड। सो दैट्स सो इसमें प्रेक्षा मैं तो टिपिकली बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि हमारी जनरेशन खत्म होने तक सोलर का बिजनेस का कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा। राइट। वो, और मैं तो ये बोलता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को भी सोलर का बिजनेस चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं। हम्म अभी जो हम एनर्जी कंजप्शन देख रहे हैं ना, वो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है एनर्जी कंजप्शन। हम्म। और नए सोर्सेज जो है वहां पे भी एनर्जी यूज होगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। हाँ, वहां पे भी एनर्जी चाहिए, तो राइट। अब तक तो वो वहां पे फॉसिल फ्यूल पे चलता था पूरा। हम्म। ठीक है। अभी वो इलेक्ट्रिक में होगा और एक बहुत बड़ा चंक होगा। ठीक है। राइट एक तो एक नया इंडस्ट्री ही आ रहा है जो एनर्जी कंजर्व करेगा ज्यादा। राइट राइट, मतलब एक फिर एग्जिस्टिंग जो था प्लस ये नया, राइट हाँ, और एग्जिस्टिंग है वो भी बढ़ रहा है और नया है वो भी बढ़ ही रहा है। राइट राइट ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बढ़ रहा है, एग्जिस्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जैसे जैसे, तो वो भी बढ़ रहा है, एनर्जी डिमांड डे टू डे बढ़ रही है। राइट राइट। कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बिकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, सब जगह पे पॉजिटिव ट्रेंड ही है, तो वो तो हम्म। एनर्जी कंजप्शन तो वो बढ़ता कभी जाएगा, मीट तो नहीं कर पाने वाला है, वो तो बढ़ता ही जाएगा। राइट। तो इसीलिए डिमांड तो है ही है। और वो मेक इन इंडिया और इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले जितने प्रोजेक्ट्स और आएंगे उतनी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब और ज्यादा बढ़ेगी। इंडस्ट्री बिजनेस चलाने के लिए उनको एनर्जी तो कहीं से सोर्स आउट करना पड़ेगा, इसलिए वो तो बेसिक और रिक्वायरमेंट है। यस, और बहुत जल्दी ऐसी चीजें आ जाएगी कि आपको रिन्यूएबल में कुछ कंट्रीब्यूशन आपका होना ही चाहिए, ऐसे नॉर्म्स भी गवर्नमेंट बहुत इजीली बहुत जल्दी लाएगी। हम्म। हाँ, मैंने ये ईएसजी इतना सुना है कि ल्यूक्रेटिव। कंपनी को कुछ ईएसजी मतलब सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट इम्पैक्ट के लिए कुछ करना होता है, जिससे कि उनका कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो। तो कम इज हो। दैट द सेम थिंग जो आप मेंशन कर या यस, यस। सो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी इंडस्ट्रीज रहती है, उसको कहीं से भी पावर मिल रहा है। हम्म ठीक है, तो वो ले रहे हैं, या तो गवर्नमेंट दे रहा है या तो कहीं कोई थर्ड पार्टी से उन्होंने पावर परचेस हम्म। किया है। अभी गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है, हालांकि कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ भी है, कि गवर्नमेंट कंपल्शन कर देगी कि आपको 5% रिन्यूएबल से ही बाय करना है, प्रोक्योर करना है। ओके। तो वहां पे उनको कंपलसरी या तो स्टॉप लगाना पड़ेगा, या तो कहीं से रिन्यूएबल्स के सोर्सेज से ही परचेस करना पड़ेगा। हम्म। ऐसी चीजें आएगी। जैसे सिलवासा है ना अपना गुजरात में, हाँ। सिलवासा, वहां पे है कि अगर आपका इंडस्ट्री है, अगर आप 1 मेगावाट से ज्यादा का पावर कंजर्व करते हो, हम्म। तो आपको कंपलसरी 5% सोलर लगाना है। ओके, मतलब वहां पे रूल कर दिया गया, तो अच्छा है, मतलब जो रूल सोलर कर की दिया। कंपनीज है उनके लिए अच्छा है कि हाँ, पावर जनरेशन का यूटिलाइजेशन। एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, उन लोगों के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि हम्म अभी सोलर एनर्जी सबसे सस्ती एनर्जी है आज की तारीख में। राइट। कोल से
अगर थर्मल पावर से जो पावर परचेज होता है ना वो महंगा होता है, हम्म। विंड से महंगा होता है, हाइड्रो से महंगा होता है, सोलर सबसे इज द महंगा होता चीपेस्ट है। राइट नाउ, ओके। चीपेस्ट राइट नाउ सोलर इज चीपेस्ट। आप समझो कि प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर सोलर यूनिट लार्ज स्केल में अगर मैं बात करूँ तो 2.4 के आसपास के एग्रीमेंट्स है पावर परचेस के, 2.40, 2.40 मतलब? 2.40 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, पर यूनिट 2.40 रुपीज, ओके। ओके। और आप समझ लो कि आप कितना पे कर रहे होंगे, दस हम्म। रुपए के आसपास पे कर रहे होंगे। वो राइट। इसलिए क्योंकि अ, अभी जो गवर्नमेंट का पावर परचेज है वो हम्म। कहीं ना कहीं थर्मल से है, हाइड्रो से, वो ज्यादा महंगा आ है रहा है अभी, हाँ, और उसकी कॉस्ट ज्यादा है। राइट। और उसकी कॉस्ट ज्यादा है। राइट, गॉट इट। तो ये है। इट वॉज वंडरफुल डिस्कसिंग विथ यू। काफी सारी सोलर के रिलेटेड चीजें मुझे भी नहीं जानने को मिली, एंड डेफिनेटली श्योर कि ऑडियंस को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। बिकॉज सोलर सिर्फ मुझे बाहर से पता था कि हाँ ऐसे ऐसे इंस्टॉलेशन होता है, बट एक्चुअल में बैक ऑफ दी सोलर में क्या चलता है, ईपीसी जैसे आपने मेंशन किया, फिर जो कंपनीज का कंपटीशन है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और एनी मैसेज जो आप देना चाहोगे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि वो अपना जो आइडिया माइंड में रखा है वो एग्जीक्यूट कर सके? यस यस, सो दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सोलर में बहुत अच्छा फ्यूचर है। सोलर इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो आपको वेलकम करते हैं। आप आइए सोलर में अपना करियर बनाएं और बहुत ही अच्छा फ्यूचर इसमें है। सेकंड चीज़ जो आपने बताया ना कि माइंड में लोगों को चले वो एग्जीक्यूशन में आए, हम्म। तो उसके रिलेटेड एक थियोरी है मेरा कि जितनी भी चीज़ें अंदर होती है ना वो काम नहीं करती। नॉलेज से कुछ नहीं होता है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तब तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। राइट। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज अभी ये देख वीडियो देखने के बाद आप अपना कंपनी का लोगो बनाइए, वेबसाइट बनाइए और काम चालू करिए। राइट। तो इतना क्विक एक्शन लेना है तभी होगा। और आई एम श्योर कि आपके जो व्यूअर्स है वो यंग होंगे और स्टूडेंट्स होंगे हाँ, मैक्सिमम या तो फर्स्ट। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे। यस। ठीक है, तो उसको तो आज ही चालू करना चाहिए अपना तो फुल एनर्जी। अब मतलब इंडिया का सबसे बड़ा ताकत है कि उसका युवा जो है, ठीक है, यूथ है इंडिया का, राइट। वो सबसे ज्यादा है हम्म। और एनर्जेटिक है। अब अपने को टाइम पास छोड़ के इसी में काम करना है तभी हम इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। राइट। और राइट। यही यही मोटो है हमारा कि हम लोग भी टीम, हमारा टोटल 130 लोगों का टीम है हम्म। हेवन में। तो हम सबका यही प्रयास रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम्म। मतलब अभी 7 बज गए, ऑफिस का टाइम 6 बजे, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ मेरे ऑफिस में अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो राइट। ज़्यादा से ज़्यादा काम सब लोगों को करना है और जिससे अच्छा एक फ्यूचर हम क्रिएट कर पाए। राइट, एंड दिस इज द एज जहाँ पे पर्सन अपनी फुल एफिशिएंसी दे सकता है किसी भी चीज को लेके। अपना खुद का एनर्जी हाई है, राइट। इसी पॉइंट पे है। ट्रू, ट्रू। तो थैंक यू। उसको सही 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 जगह पे चैनलाइज करना है एनर्जी को, एब्सोल्युटली राइट, मतलब एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूट करो। है। राइट। इट वॉज ग्रेट एडवाइस एंड वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आपका जो पूरा जर्नी एक्सपीरियंस और सोलर के रिलेटेड जितनी भी इंसाइट्स थी। और अगर आप अभी तक एंड तक जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को उस एक बडिंग एंटरप्रेन्योर और एक ऐसे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। दिस इज मी प्रेक्षा एंड साइनिंग ऑफ।